ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपकी टैक्स से जुड़ी उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। अगले कॉलर हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के सोलापुर से नेहा शाह जी। नेहा जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कि मेरे नाम पे पीपीएफ अकाउंट है, जहां मैं 1.5 अंडर 80 अमाउंट भरती हूँ, पर क्या मैं माइनर अकाउंट खोल सकती हूँ क्या? मेरे बेटी के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोल सकती हूँ क्या? और दोनों एक्टिव रह सकते हैं क्या मेरे अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट? नेहा जी, आपके सवाल का जवाब है हाँ और ना। आप सोचेंगे कैसे? हाँ, इसलिए कि कोई भी शख्स है, इंडिविजुअल है, वो गार्डियन के तौर से अपने माइनर का अकाउंट ज़रूर खोल सकता है। अपने अकाउंट के अलावा अपने माइनर का पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन ये दोनों की संयुक्त निवेश की जो मर्यादा है वो केवल 1.5 लाख रुपया रहेगी। 80C में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करें या माइनर के अकाउंट में करें या दोनों अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करें। 80C का पूरा 1,50,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर ये कहते हो कि मुझे डिडक्शन नहीं चाहिए, पर मेरे को 1.5 लाख मेरे में डालना है और 1.5 लाख माइनर के अकाउंट में डालना है, तो पीपीएफ के स्कीम में, इनकम टैक्स में कोई बात नहीं है, लेकिन पीपीएफ की स्कीम ये अलाउ नहीं करती है। पीपीएफ की स्कीम के अनुसार केवल एक वित्तीय वर्ष में इंडिविजुअल अपने और उसके माइनर के अकाउंट को मिला के 1.5 लाख की सीमा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। इसको ख्याल में रखते हुए आप अपना प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें मुकेश पटेल साहब, माइनर का पीपीएफ अकाउंट खोल सकती हैं, लेकिन उसको 1.5 लाख की सीमा में लेना होगा। 1.5 लाख की सीमा अपना भी मिला करके, माइनर के अकाउंट को मिला करके। सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए आशीष शर्मा जी का आया है। दरअसल इनका जबलपुर में 3 BHK फ्लैट है जो इस वक्त खाली है। ये जानना चाहते हैं कि क्या अपने रिटर्न में प्रॉपर्टी को खुद के इस्तेमाल की बजाय डीम टू लेआउट दिखाकर क्लेम ले सकते हैं? मुकेश पटेल साहब। लक्ष्मण जी, अब ऐसा है, आयकर कानून के सेक्शन 23 के तहत अगर कोई भी जो आपकी प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो निल ली जाती है और उसके सामने आपको केवल एक ही डिडक्शन हाउसिंग लोन के 2 लाख के इंटरेस्ट का मिलता है। बट मान लीजिए कि आपने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रखा है, वेकेंट है पर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो उसको आप लेट आउट मान के उसका फेयर रेंटल वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसमें से सब कोई डिडक्शंस आप ले सकते हैं, जिसमें 2 लाख की सीमा नहीं रहती है। 2 लाख से ज़्यादा भी इंटरेस्ट हो सकता है। म्यूनिसिपल टैक्स का भी पेमेंट आप कर सकते हैं। आपका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। इसमें केवल एक ही बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका कोई लॉस आता है तो वो लॉस की अमाउंट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते उस साल की और कोई इनकम के सामने। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में आपको सेट ऑफ करना होता है। पर ये उसका जवाब यह है कि वो प्लानिंग ज़रूर करके फ़ायदा ले सकते हैं। हम चलेंगे अब जीएसटी के ऊपर, लेकिन इससे पहले जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत की गई उसमें कई सारे पहलू हैं। चलते चलते मैं पहले एक बार पूछ लूं कि इसमें एक जो मामला मुकेश पटेल साहब आता है बार बार कि कभी कोई इनकम टैक्स का अधिकारी आया, सर्च एंड सर्वे कर गया, कोई दूसरा आया वो छापे मार गया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है, इसके तहत इस मोर्चे पर भी एक बड़ी राहत मिली है टैक्स पेयर्स के लिए। क्यों, सही है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बड़ी राहत मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आज तक क्या होता था, जैसे आपने कहा कि आप कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई भी एक इनकम टैक्स की सर्वे टीम आ जाएगी आपके जुरिस्डिक्शन की और आपके यहाँ स्टॉक की गिनती ये वो, आप धंधा करें या ये सब और आपको मानसिक दबाव डाला जाता था कि डिस्क्लोजर करिए सर्वे में, ये वो सब जो चक्कर चलता था, अब वो दिनों का अंत आ गया है।
13 अगस्त के रोज ही एक सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दिया है कि अब सर्वे एक्शन विल बी कैरिड आउट ओनली बाय इन्वेस्टिगेशन टीम एंड बाय टीडीएस, अगर वो टीडीएस का सर्वे है। इसके सिवा कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे के लिए आपके यहाँ नहीं आएगी। ये आपका हक है, इसका ख्याल रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स विभाग को लेके, इनकम टैक्स अधिकारियों को लेकर के जो टैक्स पेयर्स के मन में कई बार खौफ होता था, उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन उसका फ़ायदा आप उठाइए, नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, कानून के दायरे में रह के टैक्स बचाइए और ईमानदारी से टैक्स भरिए, यही इसका पूरा मकसद है। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े सवाल जवाब का सिलसिला यही खत्म करते हैं। अब बारी है जीएसटी के सवाल लेने की। जीएसटी को लेकर सबसे पहला सवाल लेते हैं दिल्ली से वरुण नारंग जी का। वरुण जी, क्या उलझन है जीएसटी पे आपकी? मेरा इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है। अगर हम होम लोन ट्रांसफर कराते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, और जो भी हम प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन चार्जेस, पर्सन वेरिफिकेशन चार्जेस या टाइटल वेरिफिकेशन चार्जेस और उन पे जीएसटी पे करते हैं, क्या हम टोटल अमाउंट को सेक्शन 24B के अंडर क्लेम कर सकते हैं या नहीं? तो मुझे लगता है दोनों का सवाल है, जीएसटी का भी है, इनकम टैक्स का भी है। जीएसटी जो चुकाते हैं उसका क्लेम की बातें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, ये ख्याल रखिएगा। भले आपने जीएसटी भरा हो, इस पर ये इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में डिडक्शन नहीं मिल सकता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर कंपनी ने कमीशन पर चुकाया है रिवर्स चार्ज, तो बैंक से जीएसटी रिकवर करने का क्या है तरीका।